एसए के कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो जुडिशरी एग्जाम्स में आ सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा प्रीलिम्स और राजस्थान का प्रीलिम्स अभी अभी हुआ है, तो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन को लेके मैंने वीडियो बनाई है, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए। आप मेरी रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं, हरियाणा राजस्थान की मैंने पोस्ट करी है। आफ्टर दैट मैंने पोस्ट करी है क्या एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही स्टेट में एसए का जो रोल रहता है स्कोर्स फेच करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। काफी ज्यादा स्कोर्स आप कवर कर सकते हो, मार्क्स कवर कर सकते हो एसए से, जो कि बहुत सिंपल चीज है, जो अभी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। एंड इनफैक्ट टॉपिक्स ही नहीं, साथ में मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगी उन टॉपिक्स की, कि आपको क्या क्या लिख सकते हो इस एस्से के अंदर। हेड्स बताऊंगी, बुलेट्स बताऊंगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये नहीं कि खाली टॉपिक्स बता के छोड़ दिया। तो ये जो टॉपिक्स है, देखिए दो तरीके के टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। एसए की बात करें तो एसए के टॉपिक्स दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके करंट, जो हॉट में एकदम हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, न्यूज में आपके हो गए, बिल्कुल चर्चा में जो चल रहे होते हैं, यानी कि जैसे करंट अफेयर्स होते हैं ना, वैसे आपके करंट एसए के टॉपिक्स भी होते हैं, ये आपके करंट वाले टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई नए बिल्स आए, कोई नए बिल्स रिपील हुए। आप सबको पता है मैं रिपील हुए क्यों बोल रही हूँ दो बार, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके करंट टॉपिक्स होते हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन में, राइट। सो ये वीडियो हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट बाकी सारे स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एसए के टॉपिक सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक, तो वो पूरे इंडिया के लिए कवर होता है ना, तो बाकी जुडिशरी एग्जाम्स में भी ये जो है कॉमन रहेंगे। बाकी स्पेसिफिकली किस तरीके के हरियाणा में पूछे जाएंगे और भी, और राजस्थान में भी, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, राइट। जैसे राजस्थान में हो गया, राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड आते हैं टॉपिक्स, वो भी आता है, लेकिन करंट के भी आएंगे, एवरग्रीन आएंगे। और राजस्थान में मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ, एक टॉपिक जो है बार बार रिपीट होता दिखा है, जो कि कल्चर से रिलेटेड पूछते हैं राजस्थान के। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे स्टेट वाइज भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये टॉपिक्स जो है इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, ये हॉट टॉपिक्स है जो पूछे जा सकते हैं, करंट टॉपिक्स हैं। और कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। तो दो तरीके के ऐसे होते हैं, एक इंग्लिश में, हिंदी में। इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक्स दे रही हूँ, ये इंग्लिश के ऐसे से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी में कौन से निबंध ऐसे आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले टॉपिक की, वो है बीफ बैन, राइट। बीफ बैन या बीफ कंट्रोवर्सी भी आप इसे कह सकते हैं ना। बीफ बैन, बीफ कंट्रोवर्सी होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, बीफ यानी कि मांस जो होता है, ठीक है, मांस जो होता है वो भी आपका चिकन वगैरह नहीं, बल्कि जो आपका अदर काउस का, बफेलो का जो मांस होता है, हॉर्स का भी इनफैक्ट इसके अंदर कवर होता है, तो ये बीफ होता है। बीफ पे बैन को लेके, क्या बीफ बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, काफी ज्यादा चर्चे में है। तो इस पे हम बात करेंगे, इसके मैं आपको डिटेल्स दूंगी। बट उससे पहले आपको अगर कोई भी ऐसे आए, तो आपने उस एस्से को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हो सकता है कि थोड़ा कम भी आता, कोई टॉपिक ऐसा आ गया, या सारे टॉपिक्स ही ऐसे आ गए जो आपको आते ही नहीं है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको सारे हॉट करंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, सारे रिपीटेड टॉपिक्स भी बताऊंगी, तो आप पहले से ही बुलेट्स प्रिपेयर करके रखोगे, पढ़ते जाओगे इनको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इजीली आप लिख पाओगे ऐसे। बट फॉर्मेट फिर भी इंपॉर्टेंट है। फॉर से अगर ऐसे नहीं भी आता होगा आपको, 0.11%, अगर किसी को नहीं भी आता है ऐसे, तो थोड़ा बहुत आता है, पर आप ब्यूटिफाई करके अपने ऐसे को लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। जो आपका पेपर चेक करे एग्जामिनर, उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हो सकता है आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मेट सुन लीजिए आप पहले। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो पॉइंट नंबर 1 इज इंट्रो, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन,
राइट नाउ। इंट्रोडक्शन में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि वो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। सो इंट्रोडक्शन में अगर इसी का एग्जांपल ले, हम टॉपिक नंबर 1 का स्टूडेंट्स अगर एग्जांपल ले, तो आप बीफ का मीनिंग लिख सकते हैं इंट्रो में। ठीक है, तो आप मीनिंग लिख देंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या बताया, बीफ क्या होता है, बीफ जो होता है मांस होता है किसका, काऊ का, बफेलोज का, हॉर्स का। ठीक है, ठीक है, मीनिंग आपने लिख दिया। उसके बाद अगर कोई आपको देखो, अगर बीफ बैन है, कोई टॉपिक है एग्जाम के अंदर आया, हजारों स्टूडेंट्स है, सब लिखेंगे, बट आपको यूनिक लिखना है, कुछ ऐसा यूनिक कि आपको दूसरों से ज्यादा मार्क्स मिले, है ना, दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने आपको। तो उसके लिए आपको कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने एस्से के अंदर। वो आप कैसे लाओगे, आपको कुछ कोट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, या किसी व्यक्ति ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है उस बारे में, तो आपको वो लिखने हैं। ठीक है, कैसे, जैसे बीफ बैन पे अभी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। नोट कर लो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट। सबसे पहले आप किसी नोटबुक लेके बैठिए, कोई नोटबुक लेके बैठिए, उसमें आप पेज नंबर 1 एस्से की आप अलग से नोटबुक बनाइए। अभी जो मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, सबसे पहले पेज पे उस नोटबुक के इस फॉर्मेट को नोट कीजिए। उसके बाद जो भी मैं सारे आपको ऐसे बताती जाऊंगी उसका टॉपिक लिखिए, साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन में बुलेट्स बनवाऊंगी, आप वो लिखिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। अदरवाइज आप अभी वीडियो देखेंगे फिर बाद में बैठ के पॉइंटर्स बनाएंगे तो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छा है आप वीडियो स्टॉप करके अपनी पहले नोटबुक लेके आइए और साथ साथ लिखते जाइए, राइट। तो सबसे पहले काम करना है आपको, फॉर्मेट लिखिए। तो फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया सबसे पहले आप मीनिंग लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी कोटेशन या स्टेटमेंट, अगर किसी वेल नोन पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है, कोई कोटेशन आपको पता है उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में, वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे कोट्स भी होते हैं ना, यूनिवर्सल कोट्स होते हैं। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक पे अलग अलग, जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये तो, इसमें तो मैं आपको स्टेटमेंट बता ही दूंगी, कौन से कोट्स है, कोई स्टेटमेंट है तो वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल कोट्स और स्टेटमेंट भी होते हैं ना, 20 to 25 ऐसे कोट्स या स्टेटमेंट भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा एंड में, जो ऐसे होते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि कोई भी टॉपिक आए आप उस स्टेटमेंट को कोट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आए तो उसका सबसे पहले आप मीनिंग बताओगे वर्ड का। उसके बाद अगर किसी वेल नोन पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है वो लिखेंगे, कोई कोट होगी वो लिखेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा एक दो लाइन में इसके ऊपर हल्का सा आप और इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फाइनली बॉडी पे। अब बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर जो पहली चीज लिखेंगे आप, वो लिखेंगे कोई हिस्टोरिकल चीज है उस बारे में, तो हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि बीफ बैन, जैसे अभी हमने एग्जांपल ले रखे, तो इसमें आप हिस्ट्री लिख सकते हो, इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिनारियो था, क्या सिचुएशंस थी, क्या तब बीफ बैन था नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कोई इवेंट्स हुए हैं पास्ट में लेकर, कोई हादसा हुआ है, कुछ कुछ भी हुआ है, कोई वाक्य हुआ है, तो वो उन इवेंट्स को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी बात, कोई एक्ट्स, कोई लॉज बनाए गए हैं, उस जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड कोई एक्ट्स है, कोई लॉज है, आप वो लिखोगे। फिर जो चौथी चीज आप लिखोगे कि बीफ बैन होना चाहिए, इज इट राइट। ठीक है, अगर आपको लगता है राइट है तो वो लिखोगे। फिर रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखोगे। ठीक है, यानी कि दोनों के बारे में लिखोगे, पहले राइट है वो लिखोगे, फिर रॉन्ग है वो लिखोगे। ठीक है, आपको सबसे पहली मैं टिप दे दूं, जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशरी एग्जाम है, ठीक है, जज बनने वाले हो, तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। पहले आप दोनों पक्षों को सुन लीजिए, यानी कि पहले राइट क्यों है, रॉन्ग क्यों है, न्यूट्रल होके आपने दोनों बारे में बताया। उसके बाद जो आपको अपना ओपिनियन देना है वो चीज आप कंक्लूजन में लिखिए। ठीक है, अपने ओपिनियन के हिसाब से कि आप फेवर में हैं या फिर गलत है बीफ बैन, आप उस हिसाब से पूरा ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, वो गलत अप्रोच होगी। राइट अप्रोच ये होती है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए कि आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, कोई भी ऐसे आए, प्रॉब्लम्स है वो भी बताओ, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन बताना इंपॉर्टेंट है, जज बनने वाले हो। अगर आप खाली प्रॉब्लम लिख के छोड़ दोगे ऐसे के अंदर, फिर कंक्लूड कर दोगे, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आप जज हो तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो आप पहले प्रॉब्लम्स लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो,
फिर कंक्लूजन में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो एक दो लाइनों में, ठीक है। तो आपको दोनों पक्षों की तरफ से लिखना है, न्यूट्रल हो गए। तो आपने हिस्ट्री लिखी, अगर कोई इवेंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो लिखिए, फिर कोई एक्ट्स या लॉज हैं तो वो लिखिए, फिर क्या ये चीज सही है, हाँ सही है तो उसके फेवर में पॉइंट्स लिखिए तीन चार, फिर उसके बाद गलत भी है लेकिन वो उसके तीन चार लिखिए, फिर एट द एंड कंक्लूजन लिखिए। उसमें आप अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन हो सकता है, डिफर करे, ठीक है। तो इसमें आपको क्रिएटिव होना है, मोस्टली कंक्लूजन जो है आपका बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। देखिए आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट मैं आपको बहुत न्यूट्रल वे में एक टिप देना चाहती हूँ कि जो कंक्लूजन है अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही रखेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, इरिस्पेक्टिव आप बहुत नेगेटिव होके उस चीज को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि जो आप अपनी ओपिनियन लिखेंगे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में आप लिखिए, ठीक है, नेगेटिव वे में आप नहीं लिखिए, ठीक है। तो ये एक टिप है। बाकी वैसे आप लिख सकते हो अपनी ओपिनियन इसके अंदर, पर आपको न्यूट्रल वे में लिखना है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो ये आप फॉर्मेट लिख लीजिए, इंट्रो में मीनिंग, कोट, स्टेटमेंट, ठीक है। फिर बॉडी में आप हिस्ट्री लिखेंगे, फिर कोई इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, कोई हादसा वगैरह हो चुका है तो वो लिखेंगे, कोई लॉज या एक्ट्स हैं उसके ऊपर तो वो लिखेंगे, ठीक है। फिर सही उसके फेवर में लिखेंगे, ठीक है। फिर गलत क्यों है वो लिखेंगे, फिर एंड में कंक्लूजन यानी कि अपना ओपिनियन लिखेंगे, राइट। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब फाइनली चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। जैसे बीफ बैन है, इसको मैं खाली टॉपिक्स नहीं बताऊंगी, बहुत सारे अदर चैनल्स पे भी मैंने देखा है कि सिर्फ टॉपिक्स डले हुए हैं कईयों की वीडियोस में, बट ये वीडियो जो है ना क्योंकि आपको हेल्प करे, ऑल्दो टॉपिक्स तो पता ही होते हैं थोड़े बहुत तो, क्योंकि आप न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे होगे, है ना, बट थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं आपको थोड़ा से पॉइंटर्स ऐसे लिखवाऊंगी, कोट्स लिखवाऊंगी जिसमें आपका मेरी वीडियो से देख के ही काम चल जाए, आपको अलग से कोट्स ढूंढना ना बैठने पड़े कि भाई आप सर्च कर रहे हो, कोट्स ढूंढ रहे हो, स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो। तो थोड़ी सी मैंने पहले से ही रिसर्च करके आपको इसके अंदर बताऊंगी, तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी भी मेहनत ना वेस्ट हो, जिनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों को वो प्रॉपरली आपकी हेल्प हो पाए। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बीफ बैन या कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं। कंट्रोवर्सी क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। कंट्रोवर्सी इसलिए है कि हो सकता है बीफ जो है काउ स्लॉटर एक रिलीजन के लिए सही हो और दूसरे रिलीजन के लिए गलत हो, इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है क्योंकि हर एक रिलीजन का अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। ओके, काफी ज्यादा न्यूट्रल होके मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि सभी रिलीजन के जो है स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ भी आप कमेंट नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूट्रल होके देखिए आप भी इस वीडियो को, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए काफी न्यूट्रल वे में आप एग्जाम में भी लिखिए और सुनिए भी न्यूट्रल वे में, ठीक है। चलिए, बीफ बैन से रिलेटेड सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इंट्रो में आप क्या लिखोगे, इंट्रो में आप बता सकते हो, सबसे पहले मीनिंग बताओगे, बीफ का मीनिंग क्या है। मीट होता है काउस का, बफेलोज का, हॉर्स का, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारा आपका बीफ होता है। उसके बाद आप इसमें कोई कोट या स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी का आप स्टेटमेंट दे सकते हो। उन्होंने कहा कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि काउ स्लॉटर करो ना करो, ठीक है, जब तक वो खुद ना सोच लें कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप लिख सकते हो। इनफैक्ट अगर ये हिंदी में भी आ जाए तो आप इसको ट्रांसलेट करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब आपने बीफ का बता दिया मीनिंग, महात्मा गांधी का आपने मेंशन कर दिया, ही सेड दैट यू कैन नॉट फोर्स, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपने दे दी। उसके बाद दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि है फाइनली बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अगर कोई हिस्ट्री है, पास्ट में कोई इवेंट्स वगैरह हुए हैं तो वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 42nd अमेंडमेंट हुई, उसके बाद एक वर्ड ऐड कर दिया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलरिज्म, ठीक है।
सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है कि सेक्युलर है अपना इंडिया, कोई अपना रिलीजन नहीं है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है कि भाई एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगा या एक रिलीजन है इस देश का, नहीं, सेक्युलर है, ठीक है, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं हम। तो ये 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म एक वर्ड ऐड कर दिया गया, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप बॉडी में लिख सकते हैं जैसे कि दो रिलीजन्स है हमारे पास, ठीक है, दो रिलीजन कौन से की बात कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली मुस्लिम हिंदूज। अब हो सकता है हिंदूज के लिए जो है बीफ बैन इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये क्या मानते हैं, काउ को काफी ज्यादा सैक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं, क्यों, लॉर्ड कृष्ण जी जो हैं हिंदूज में आपके, वो काफी ज्यादा कनेक्टेड है काउ से, तो हिंदूज की अप्रोच जो है अलग है और जो मुस्लिम्स की अप्रोच है ये अलग है। तो अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग अप्रोच है, हो सकता है एक रिलीजन के लिए ये सही हो और दूसरे रिलीजन के लिए ये गलत हो, तो इसलिए कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है, इसलिए क्लैश हो जाता है। तो इसी चीज को क्रिएटिव करते हुए एग्जामिनर को ये दिखाते हुए कि आपको इंडिपेंडेंस वाली जो चीजें हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो चीजें हैं, वो भी आपको पता है, तो आप ये लिख सकते हो जैसे हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन के अलग अलग अप्रोचेस हैं, दो दो अलग अलग रिलीजन्स के लोगों की अपनी अलग अलग सोच है, तो कंट्रोवर्सी हो सकती है उनके ओपिनियन में, जैसे कि उस टाइम पे महात्मा गांधी एंड जिन्ना जो थे उनके ओपिनियंस के बीच में हुई थी। तो उससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, आपको काफी ज्यादा नॉलेज है हिस्टोरिकल इवेंट्स की भी। तो इस तरीके से आप क्रिएटिव कर सकते हैं, यूनिकनेस ला सकते हैं, ठीक है। आपने एक तीर से दो निशाने मारे कि भाई रिलीजन का भी आपने बताया, दो रिलीजन है उनकी अलग अलग अप्रोच है बीफ को लेकर, बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी और जिन्ना के अप्रोच में थी, दोनों की अप्रोच अलग अलग थी, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप और क्या बता सकते हो, मैंने आपको बोला था कि आप कोई एक्ट्स हो कोई लॉज हो उनको बताइए अब, ठीक है। तो जो एक्ट्स हैं या लॉज हैं उनको बताएंगे हम कि भाई ऐसा एक्ट बनाया गया 1955 में, महाराष्ट्र स्पेसिफिक लॉ था ये, एक्ट था ये, इसमें कहा गया कि भाई बैन करना चाहिए, बट फिर बॉम्बे कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। दूसरी बात क्या हुई थी कि 2017 में भी एक रूल्स बनाए गए थे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स, कि भाई अब क्रुएलिटी नहीं होगी एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। पर फिर काफी ज्यादा डिबेट्स हुई, लोगों के बीच में जो है ज्यादा हेट्रेट्स ना हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन रूल्स को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्ट्स की, लॉज की बात। 1955 में भी लॉ बना, लेकिन इसको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है सस्पेंड कर दिया। 2017 में भी रूल्स बने गए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तीसरी बात जो मैंने आपको कहा था कि कोई पास्ट में इवेंट्स वगैरह हुए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यूपी में एक पर्सन था जो मॉब लीचिंग का भी आपने काफी ज्यादा सुना होगा, तो मोहम्मद अखलक, मोहम्मद अखलक। तो क्या हुआ था कि बात जो है इनके एरिया में जहां ये रहते थे वहां ये बात फैल गई कि भाई इनके रेफ्रिजरेटर के अंदर बीफ पड़ा है, यानी कि काव का, गाय का मांस पड़ा है। जैसे कि अब आपको पता है कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स है, हिंदू अलग मुस्लिम्स अलग, दोनों की अपनी अपनी मान्यता है। हिंदूज जो है काफी ज्यादा रिलीजियस सैक्रेड मानते हैं, काउस को होली मानते हैं, है ना, और मुस्लिम्स की अपनी अलग अप्रोच है। तो अलग अलग रिलीजन्स की, पारसीज की, क्रिश्चियंस और भी सबकी अलग अलग अप्रोच है बीफ को लेके। मेनली इसमें जो कंट्रोवर्सी उठती है वो काव और बफेलो के मांस पे उठती है। तो ये बात फैल गई कि मोहम्मद अखलक जो है इनके रेफ्रिजरेटर में जो है काव का मांस है। तो मॉब लीचिंग काफी ज्यादा आपने सुना भी होगा उस टाइम पे, या फिर अभी आप सर्च भी कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा हरास किया गया इनको और इनकी फैमिली को। लेकिन एंड में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया और ये पाया कि भाई वो जो मांस था
वो जो मांस था, क्योंकि बात फैली और फ्रिज खोल के देखा तो सच में मांस था, कुछ नॉन वेजिटेरियन पड़ा हुआ था, तो लोगों को सच लगी ये बात कि ये काऊ का ही मांस है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई पूरा तो पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया और कहा कि वो काऊ का मांस नहीं था, इट वॉज नॉट बीफ। ठीक है, तो ये इवेंट आप लिख सकते हो, काफी फेमस इवेंट है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आपने सबसे पहले जो है कोई भी हिस्ट्री बताई कि पहले क्या हुआ, सेकुलरिज्म ऐड हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में बताया, जैसे कि महात्मा गांधी और जिन्ना के ओपिनियंस अप्रोच अलग थे, वैसे ही हर रिलीजन के, हिंदूज के अपने अप्रोच है, मुस्लिम्स के अपने अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्ट्स और लॉज के बारे में बताया कि 1955 में भी बना, बट वो नहीं यूजफुल रहा इतना, क्योंकि काफी डिबेटेबल हो गया। 2017 में भी रूल्स बने, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स पर काफी ज्यादा डिबेट्स हुए उस पर भी, क्योंकि काफी लोगों की शॉप्स होती हैं जो मांस मीट बेचते हैं, तो उनको काफी ज्यादा इफेक्ट होता, फाइनेंशियल लॉस होता। ठीक है, और वैसे भी एक रिलीजन के बिलीफ कैन नॉट स्टॉप द लिबर्टी ऑफ द अदर रिलीजन, है ना, ये भी एक पॉइंट है। तो आप ये लाइन भी देखो दिमाग में आ गई, आप ये भी कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर मैंने इवेंट्स बताए कि आप इवेंट्स लिखिए। राइट, अब आप नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर रख देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और लॉज ऑन एक्ट्स के बारे में आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने डिमांड किया कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही ऐड कर दी जाए ये बात कि काउ स्लॉटर ही जो है नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारे लॉ मेकर्स थे उन्होंने बड़ी चालाकी से, क्योंकि उनको दोनों जो है पक्षों को देख के चलना था, दोनों रिलीजन्स को देख के चलना था, सारे रिलीजन्स को। तो उन्होंने क्या किया, डीपीएसपी आर्टिकल 48 मेंशन कर सकते हो आप, और उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो 15th एंट्री स्टेट लिस्ट के अंदर, 7th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया इसे। साथ ही साथ क्या कहा गया, और क्या चीज आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लॉज एंड एक्ट्स के अंदर ही कि भाई ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड पेपर है तो आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए, जितने लॉज मिल जाए, जितने रूल्स मिल जाए लिखने को, उतने ज्यादा मार्क्स फेच होंगे आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 29 में से ऑलमोस्ट 24 जो स्टेट्स हैं उन्होंने लॉज बनाए रिलेटिंग टू बीफ बैन। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का अपनी अपनी अलग अलग लॉज था, जो कि उन्होंने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लॉज को बनाया अपनी अपनी डिफरेंट स्टेट के लिए। तो ऑलमोस्ट 29 में से 24 जो हमारी स्टेट्स हैं उनके पास अपने अपने अलग अलग लॉज हैं। इसके अंदर आप आर्टिकल 51A भी आप मेंशन कर सकते हो, जो बात करते हैं लिविंग क्रीचर्स की। ठीक है, प्रोटेक्ट करोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब फाइनली ये हो गया बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो, इंट्रो में हमने लिख दिया मीनिंग, कोट्स, स्टेटमेंट्स। बॉडी के अंदर हमने लॉज लिख दिए, इवेंट्स लिख दी, हिस्ट्री लिख दी, पर राइट और रॉन्ग लिखना बाकी है, वो अब हम लिखते हैं। इसे मैं इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर मेरे को आप लोगों को मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। राइट, सो ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, मैंने कमेंट्स भी देखे थे नेहा यादव के। सो नाउ हैप्पी नेहा यादव। और एक और कमेंट देखा था मैंने अभी अभी। सो मेरे को मोटिवेशन मिली कि मुझे जल्दी से जल्दी पोस्ट करनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेटिंग। राइट, तो मैंने फटाफट ये वीडियो पोस्ट करी आप लोगों के लिए कंप्लीट करके। सो या ओके, आगे चलते हैं राइट और रॉन्ग वाले पॉइंट पे। राइट और रॉन्ग वाले पॉइंट पे स्टूडेंट्स चलते हैं। तो राइट,
यानी कि फेवर में जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो होते हैं आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाती है लिखने में दोनों पक्षों की तरफ से। ठीक है, आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि फेवर में हो बीफ बैन के, तो फिर उसी का लिख पाओगे आप। ठीक है, तो आप इस पे रॉन्ग पे ही लिख पाओगे, राइट पे नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं बीफ बैन नहीं होना चाहिए, तो वो राइट पे ही लिख पाएंगे, रॉन्ग के वो पॉइंट्स नहीं सोच पाएंगे। तो मैं दोनों ही पॉइंट्स बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले बीफ बैन की बात करें कि भाई ये ठीक है, ठीक है, तो ठीक है पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक इसलिए है क्योंकि हिंदू रिलीजन, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ रिलीजन ऐसा सोचते हैं कि काव्स उनके लिए काफी ज्यादा सैक्रेड होती है, होली होती है, उनकी पूजा करते हैं वो लोग। तो उनको उनके बारे में अगर सोच के चले तो बीफ बैन होना, बीफ का बैन होना ठीक भी है एक तरीके से। दूसरी बात, जैसे कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हम जो यूज करते हैं, मिल्क, घी, एंड इनफैक्ट जो है काउ डंक भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो इतने सारे यूजेस हैं, तो काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, तो बीफ बैन इसलिए भी ठीक है। तीसरी बात, साइंटिफिक पर्पज से सोचे तो साइंटिफिक जो रिसर्च है उससे ये कहा जाता है कि काउस जो है ऑक्सीजन ही लेती हैं और रिलीज भी ऑक्सीजन ही करती हैं, और रिलीज भी ऑक्सीजन ही करती हैं, तो इसलिए भी काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। राइट, और अगर ज्यादा डीप जाना चाहो साइंस के अंदर तो ये भी लिखा गया है कि हवन करते हुए अगर आप घी का यूज करो तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जनरेट हो सकती है, उस टाइम काफी ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है। घी कहाँ से आता है? ऑब्वियसली काव। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसलिए काव स्लॉटर नहीं होना चाहिए, बीफ बैन लग जाना चाहिए, ये ठीक है। तो राइट में फेवर में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, और रॉन्ग, ठीक है, यानी कि हम बीफ बैन के फेवर में नहीं हैं, इस बारे में आप क्या लिख सकते हो पॉइंट्स? आप ये लिख सकते हो पर्सनल राइट होते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग बिलीफ्स हैं। अगर हिंदूज का ये मतलब किसी एक रिलीजन का ये बिलीफ है तो दैट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ अदर रिलीजन, यानी कि अगर एक रिलीजन को की कोई मान्यता है तो उनकी मान्यता किसी अदर रिलीजन की लिबर्टी नहीं छीन सकती। ठीक है, तो इसमें ही आप सेक्युलरिज्म वाला पॉइंट भी ला सकते हो कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा है तो भाई जो गवर्नमेंट है अगर वो ऐसे कानून बनाएगी जो कि वो सिर्फ एक रिलीजन को देख के उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉज बना रहे हैं, तो उस वो अफेक्ट करेगा सेक्युलरिज्म जो वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, राइट रॉन्ग के मैंने आपको पॉइंट्स बताया। देन फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन के अंदर आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हो। ठीक है, अपनी आपकी जो ओपिनियन है, देखिए कंक्लूजन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जो आपकी लेंथ होगी वो सिर्फ आपकी बॉडी की होगी। ठीक है, जो आपका इंट्रो होगा ये 4 to 5 लाइन्स का ही होगा। ठीक है, और जो आपका कंक्लूजन होगा ये भी 5 to 6 लाइन्स का ही होगा। बीच का ये जो आपकी लेंथ होगी ये सारी आपकी बॉडी होगी। देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे लॉज, इवेंट बताया आपको। ठीक है, राइट रॉन्ग बताया, तो बॉडी लेंथ ही होगी। ये नहीं है कि आपने इतना लंबा लंबा इंट्रो लिख दिया, नो। सिर्फ 4 to 5 लाइन्स का आपका इंट्रो रहेगा और 5 to 6 लाइन्स का आपका खुद का ओपिनियन यानी कि कंक्लूजन रहेगा एट द एंड। उसकी भी मैं आप यही कोशिश करना कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में उसको लिखें इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। ठीक है, या फिर न्यूट्रल कंक्लूजन भी आप दें तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको शेयर करी। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन अब आपको और रिसर्च नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर यूनिक बनाने के लिए और अगर आपके पास टाइम है तो आप हो सकता है और कोट्स, कोई स्टेटमेंट, कोई इवेंट्स आप कोट कर सकते हो। ठीक है, बट ऑल दो इतनी ये जो है 80% जो है इतने पॉइंटर्स आपके लिए काफी हैं। बट इसको लिखने का अप्रोच आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इंग्लिश कैसे यूज करेंगे, वोकैब कैसे यूज करेंगे, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों वाली वोकैबलरी से आप लिखोगे तो वो अलग इंप्रेशन देगी, बट इसी जो मैंने आपको इन्फो दी, इसी इंफॉर्मेशन को आप क्रिएटिव वे में लिखेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स वोकैबलरी के साथ लिखेंगे तो वो काफी अच्छा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन जो होती है उसकी बात करें। ठीक है,
अब इसमें चले तो इसमें भी हम इसी फॉर्मेट से चलेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन है क्या चीज। तो आप सबसे पहले मीनिंग लिख सकते हैं इसका। ठीक है, मीनिंग लिख सकते हैं आप इसका। फिर आप कोट लिखेंगे कोई और स्टेटमेंट लिखेंगे कोई। ठीक है, मीनिंग कोट और स्टेटमेंट ये मैं आपको बता दूं। मीनिंग जो है आप लिख सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर कि भाई वुमेन रिजर्वेशन क्या है। और कई लोग समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, बट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इट इज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये सारी चीजों का आप लिखिए, कोट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। कोट स्टेटमेंट आई गेस मेरे से मिस हो गया इसके लिए, इस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, डोंट वरी, पर वुमेन रिजर्वेशन का आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो हो गया। क्या लिख सकते हैं आप मीनिंग में? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पता है ना, भेदभाव। तो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है, ये काफी ज्यादा लॉजिकल है और यूजफुल है वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए। आप ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं बॉडी पे। ठीक है, अब बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में कोई इवेंट्स, हिस्टोरिकल कोई चीज है, कोई इवेंट्स है, कोई लॉज है, कोई एक्ट्स है, उन सब चीजों के बारे में बताइए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देती हूँ इसकी। हिस्ट्री, इवेंट्स और लॉ इकट्ठे ही बताती हूँ मैं आपको कि भाई क्या कहा गया था कि भाई 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, लिख लो कि 33% वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ? पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। ठीक है, और 33% में से 1/3 सीट किसकी होगी? ST SC जो महिलाएं होती हैं उनकी। ठीक है, तो ये और ये रिजर्वेशन कितने वक्त की होगी? कमेंसमेंट से 15 साल तक की होगी ये रिजर्वेशन, राइट। और आगे, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बताऊं कि राज्यसभा में ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो मैं बता रही हूँ आपको, वुमेन रिजर्वेशन बिल ये राज्यसभा में पास हो चुका है 2010 में ही। लेकिन देखिए अभी तक ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखिए कितने टाइम से पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, लॉस्ट इशू, इट इज अ लॉस्ट इशू, फॉरगॉटन इशू। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप हेडिंग में, लॉन्ग लॉस्ट इशू या फॉरगॉटन इशू, इस तरीके के आप कोड बना के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितनी सारी चीजों के बारे में बताया। 33% सीट रिजर्वेशन पार्लियामेंट स्टेट असेंबली में मिलेगी, उस पर से 1/3 सीट SC ST के लिए होंगी, रोटेशन बेसिस पे होगी। और ये बिल जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो इसका नाम था, राज्यसभा में पहले ही 2010 में हो चुका है। ये देखिए अभी तक लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। देख रहे हैं कितनी पेंडिंग है, कितना लंबा वक्त हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन फिर आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि यूनियन सर्विस के अंदर जो है महिलाओं को रिजर्वेशन मिल चुकी है। क्या पॉलिसीज हैं, क्या कोई स्कीम्स हैं वुमेन रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, वो सब चीजें लिखिए। अब आपको क्या लगता है, ये राइट है या रॉन्ग है? ठीक है, तो राइट में आप लिख सकते हैं कि भाई ये सही भी है, क्योंकि वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ये पहला स्टेप रहेगा टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ये सारी चीजें आप इनके फेवर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि ये चाहे एक तरीके के प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन रहे कहें, लेकिन हो सकता है मेल्स के लिए काफी ज्यादा अनफेयर हो। कुछ मेल्स उसको अनफेयर समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप रॉन्ग में लिख सकते हो। राइट में आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगी महिलाएं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। और एक वर्ड होता है पीरियड लीव जैसा,
इन चीजों पे अगर वुमेन खुद आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में और वो खुद लॉज बनाए, तो वुमेन्स के ऊपर लॉज जो वुमेन्स बनाएंगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेल पर्सन। क्योंकि मेल पर्सन को नहीं पता क्या फेस करती है वुमेन्स सोशल लाइफ में, सोसाइटी में क्या चीजें फेस करती है, और लाइफ में भी, जैसे पीरियड लीव जैसी चीजें हो गई, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक पीरियड लीव भी होता है, ठीक है, तो उस पे जो है कानून बना पाएंगी ज्यादा इफेक्टिवली। ठीक है, तो उसके लिए भी राइट रहेगा, रॉन्ग के लिए आप लिख सकते हो, मेल्स के लिए हो सकता है डिस्क्रिमिनेटिव हो ये चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर एंड में, एट द एंड आप अपना कंक्लूजन देंगे। ठीक है, कंक्लूजन आप अपना 5 से 6 लाइन के अंदर ही देंगे। और ये टॉपिक जो है ऐसा है जिसके अंदर मैं कहूंगी कि आप पॉजिटिव वे में ही रिस्पॉन्ड करेंगे कंक्लूजन के अंदर, तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक के भी आपने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए होंगे। ठीक है ना, फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट्स। सो या एक और जो कमेंट आया था मेरे पास आज आया था, शांग्रिका जाजू का, राइट, रिगार्डिंग द एस्से टॉपिक की वीडियो दीजिए मैम। सो हैप्पी शांग्रिका एंड नेहा यादव, आप दोनों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। कमेंट करके बताइए हैप्पी नाउ, यूजफुल। और अदर स्टूडेंट्स भी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले। मेरे को अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना आप सबके, काफी ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ मेहनत से, तो आपको अच्छा भी लग रहा है और आप देख भी रहे हैं, मुझे इससे पता चलता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट तो बहुत सारे कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ना। और जैसे कि आप मेरे को सजेस्ट करते हैं, तो मुझे पता भी चलता है कि मेरे को कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। जैसे नेहा यादव और शागरिका जाजू ने मुझे एस्से के टॉपिक्स पे बनाने के लिए बोला, तो आज ही इनका कमेंट अभी मेरे को मिला था, तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो सो दैट मैं आज ही पोस्ट कर पाऊं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, राइट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए इसे। ठीक है, मीनिंग तो क्या ही लिखेंगे इसके अंदर, ऐसा शब्द नहीं है ये कि कोई मीनिंग समझाया जाए, बस इसके बारे में आप 1-2 लाइन लिखेंगे, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, कि भाई ये एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है कि अच्छी बेटर क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए टू द स्टूडेंट्स, राइट। आप इतना लिख सकते हैं, बाकी तो हम आगे डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद कोई स्टेटमेंट या कोट देंगे, तो इसके अंदर स्टेटमेंट आप एरिस्टॉल की दे सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा था रूट्स, या आप लिख लो, रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यानी कि रूट्स जो होती है एजुकेशन की वो बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन जो फ्रूट होता है, फल जो हमें मिलता है एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड, जो हमें फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो काफी ज्यादा मीठा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं। और एक और नेल्सन मंडेला ने जो स्टेटमेंट दिया था, आप वो भी कोट कर सकते हैं चाहे तो, कि भाई एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट आप नेल्सन मंडेला या एरिस्टॉल जो भी है, आप दोनों लिख लीजिए। ठीक है, आप इनको कोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन की बात, आगे चलते हैं बॉडी पे। बॉडी पे आप क्या लिख सकते हैं, बॉडी में आप ये लिखेंगे कि ये जो बिल है, ये सबसे पहले कब पास हुआ, 29 जुलाई
2020 को बाय द यूनियन कैबिनेट ये पास हो गया। इसने क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशन का पॉलिसी का जो लॉ था 1986 वाला, उसको रिप्लेस कर दिया इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल्स बताओगे, ये क्या करना चाहते थे, जीडीपी जो 4% है उससे इंक्रीज की जाएगी टू 6%। ठीक है, और फाइनली क्योंकि अब ये पॉलिसी के बारे में, ठीक है, तो अब बताओगे इस पॉलिसी का एम क्या है। ठीक है, हल्का सा चेंज आ जाएगा थोड़े इसके अप्रोच में। ठीक है, क्या चेंज आएगा, एम, इसमें एम लिखोगे, अब आप फीचर्स लिखोगे, लॉ के बारे में पूछा है ना, तो एम लिखोगे कि आया क्यों, कब आया, आने से क्या हुआ, जो पिछला जो था वो रिप्लेस हो गया, यूनियन कैबिनेट ने इसे पास किया, क्योंकि किसी लॉ के किसी पॉलिसी के बारे में पूछा तो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट आप इसको समझ सकते हो क्यों क्यों चेंज किया हमने, क्योंकि वो ऐसा डिबेटेबल मैटर था जो अभी तक हमने लिखा उस पे काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स थे वो, लेकिन ये कोई पॉलिसी है तो पॉलिसी में आप ऑब्वियसली बताओगे कब पास हुई, किसने पास की, पास होने से पुरानी पॉलिसी जो थी उसने, न्यू पॉलिसी ने पुरानी वाली को जो है रिप्लेस किया। इस पॉलिसी को लाने का एम क्या था गवर्नमेंट का, इस पॉलिसी में ऐसा नया क्या चीजें थी, फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को बताएंगे। सबसे पहले तो आप इसके एम बता सकते हो कि ये पहली एजुकेशन पॉलिसी थी ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, और इसका एम था कि जो प्री एंड जो सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है वो दी जाए, 100% ग्रोस एनरोलमेंट की बात इसके अंदर की गई इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाय 2030। ठीक है, प्री और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 100% ग्रोस इनरोलमेंट, किसके अंदर, स्कूल्स के अंदर बाय 2030। स्कूल एजुकेशन के अंदर 100% ग्रोस इनरोलमेंट प्री और सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का बाय 2030, तो ये इसका एम था। ठीक है, और अगर फीचर्स पे चले हम, फीचर्स पे चले हम, तो फीचर्स में आप लिख सकते हो कि ये भारत सेंट्रिक एजुकेशन को प्रमोट करने की बात थी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो जाएगा लेकिन साथ में भारत सेंट्रिक एजुकेशन, भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया का कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया की सभ्यता उन्हें और ज्यादा पढ़ाई जाएगी। तो पहला फीचर ये था, भारत सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, दूसरे फीचर के अंदर आप लिख सकते हो फोकस्ड ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर बात की गई कि उनको इंडिपेंडेंट किया जा सके, उन्हें अच्छे से एजुकेट किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, होलिस्टिक एजुकेशन। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, अगर आप एजुकेशन दोगे तो हमारी नॉलेज बेस लिटरेसी वाली सोसाइटी बन जाएगी, एजुकेशनल सोसाइटी बन पाएगी, तो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, सोसाइटी हमारी एजुकेटेड सोसाइटी निकल के आए हमारे फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हमें स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में जो मैं आपको बता सकती हूँ, बुलेट में आप लिखिए कि एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो इस पॉलिसी का क्या काम था कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। तो ये चार फीचर्स के जो हेडर्स हैं आप ये लिख सकते हो, और इसमें आप और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो कि भाई फर्स्ट पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया भारत सेंट्रिक अप्रोच थी, यानी कि पढ़ाएंगे साथ में साथ भारत का, अपने इंडिया का कल्चर सभ्यता भी बताएंगे। दूसरी बात, होलिस्टिक एजुकेशन दी जाएगी, होलिस्टिक एजुकेशन एजुकेट कर रहे हम ताकि वो चिल्ड्रन आत्मनिर्भर बन सके, इंडिपेंडेंट हो सके। थर्ड पॉइंट, ताकि सोसाइटी एजुकेशनल सोसाइटी हमारी बन पाए। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इज एम्फोसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। एट द एंड जो है थोड़ा सा अप्रोच इसका आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बॉडी में आपने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बताया। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद मैंने आपको एरिस्टोल और नेल्सन मंडेला के कोट्स और स्टेटमेंट बताया, आप वो लिख सकते हो। फिर आप थोड़ा सा मैंने आपको और बताया, फिर हम बॉडी पे आए कि भाई जीडीपी 4% से 6% इंक्रीज करने की बात की गई, इस पॉलिसी ने रिप्लेस किया पुरानी वाली पॉलिसी को।
एम क्या था? एम ये था कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, प्री और सेकेंडरी स्टूडेंट्स है 100% ग्रोस एनरोलमेंट हो सके 2030 तक स्कूल एजुकेशन में उनका। फिर इसके फीचर्स बताए, ठीक है। फिर एंड में आप कंक्लूजन लिखेंगे। एंड कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप इसके, ये कंफ्यूजन है। तो कंक्लूजन में मैं आपको बता देती हूँ आप क्या लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि काफी अच्छी पॉलिसी है, काफी अच्छी पॉलिसी है, एजुकेशन इंप्रूव होगा, ठीक है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री के बारे में जानना, कल्चर के बारे में जानना, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी बात है, ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो इस पॉइंट को, इस पॉलिसी के बारे में, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी इम्फेसाइज किया गया है। और कंक्लूजन में आप लिखोगे, मेन बात पे जो आप फोकस करोगे, आप वो फोकस करोगे कंक्लूजन में कि पॉलिसी अच्छी तो है, बट इस ये इफेक्टिव तब होगी जब इसकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होगी। अदरवाइज पॉलिसी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से इसे लागू किया जाए तभी ये इफेक्टिव होगी, तभी ये यूजफुल होगी। तो इस बात को लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आप कंक्लूजन लिखिए और सामने लिख दीजिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो आप एंड में कंक्लूजन लिखेंगे तो प्रॉपर, उसके आगे आप बुलेट नोट्स बना रहे हैं तो लिख दीजिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला ऐसे का टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा और आपको बुलेट्स भी मिल गए होंगे और इसके अंदर मैंने आपको स्टेटमेंट्स और कोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। ओके, नाउ फाइनली चलते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जुडिशरी के लिए, जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कोई ऐसे लॉज जो रिपील हो गए हैं इस साल। फार्म लॉज, हाँ जी, यू आर करेक्ट, फार्म लॉज की बात कर रही हूँ। तो फार्म लॉज भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे, तो स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि फार्म लॉस तो हो सकता है आपने पढ़ भी ले, लेकिन लेकिन कंट्रोवर्सी किस बात का था, आपस में क्लैश क्यों हो रहे थे, गवर्नमेंट क्या कह रही थी और फार्मर्स के क्या ओपिनियन थे, उसको आपको अच्छे से टारगेट करके इसके अंदर समझाना है, ठीक है। और फार्म लॉस की बात आती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो राइट टू प्रोटेस्ट भी अपने आप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम फार्म लॉस के बारे में देखते हैं, फार्म लॉस, ठीक है। अभी हम फार्म लॉस के बारे में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। राइट टू प्रोटेस्ट जो है मैंने वैसे आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर हम अभी जो बात करेंगे फार्म लॉस के बारे में कर रहे हैं। तो फार्म लॉस के ऊपर अगर टॉपिक आ गया तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो वही आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे जो फार्म लॉ था, ठीक है। फार्म लॉ बिल 2020 जो था, ये तीन एग्रीकल्चर बिल का कॉम्बिनेशन था जिसे कहा गया फार्म बिल 2020, ठीक है। और ये जो है फार्म बिल पास हुआ सितंबर 2020 में, ठीक है। अब ये तीन एग्रीकल्चरल बिल कौन से थे जो कि मिलके फार्म बिल बना रहे थे, तो इनका नाम बहुत जरूरी है आपको पता होना, थोड़ा सा लेंदी नाम है बट आपको पता होना चाहिए। तो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, राइट। दूसरा है फार्म फार्मर्स, सॉरी वन सेकेंड, दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ठीक है। और तीसरा है फार्मर सर्विस बिल कॉमोडिटीज
थोड़े से लेंदी नाम है पर हो जाएंगे याद, करने पड़ेंगे याद। तो फार्म सर्विस बिल एंड असेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये है असेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस बिल एंड असेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो ये तीनों नाम आपको जो है स्टूडेंट्स ये पूरे पूरे याद करने पड़ेंगे, ये आप लिख लो। और उसके बाद ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये जो फार्म बिल था ये 3 एग्रीकल्चरल बिल्स का कॉम्बिनेशन था जो कि पास किया गया सितंबर 2020 में, और जो 3 एग्रीकल्चरल बिल थे वो ये तीनों थे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, अब बॉडी पे चलते हैं इसकी। स्टूडेंट्स अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी कि आपको हरियाणा जुडिशरी के मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या राजस्थान जुडिशरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या फिर मैंने एक और वीडियो डाली है जिसमें टॉपर्स की मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है, तो आप वो भी देख सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और एक्सपेक्टेड डेट्स की वीडियो भी मैंने डाली है दोनों स्टेट्स के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो, राइट। तो चलो बॉडी पे चलते हैं। बॉडी पे चलें तो आप बॉडी में क्या क्या चीजें लिखोगे। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि बिल का एम क्या था, ये कहता क्या था। जैसे हमने पिछले के अंदर देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो क्योंकि ये लॉज हैं कोई बिल्स हैं तो इसके अंदर आपको एम ही लिखना है कि वो आया क्यों, कहता क्या था, ठीक है। तो इसका एम यही था कि जो फार्मर्स हैं उन वो बेच सकते हैं अपने प्रोड्यूस को आउटसाइड मंडी ऑल्सो, तो इनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। दूसरी बात कि इससे इंकरेज हो सकेगा इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंकरेज हो पाएगा इससे। तीसरी बात जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। चौथी बात फ्रीडम ऑफ चॉइस आ जाएगी सेल एंड परचेज के लिए फार्मर्स के बाद। फिफ्थ पॉइंट इज आप लिख सकते हो कि प्रमोट कर रहा था ये स्मॉल फार्मर्स को भी, जिनके पास 5 हेक्टेयर्स लैंड है उनको भी ये काफी ज्यादा, ऐसे स्मॉल फार्मर्स को भी ये प्रमोट कर रहा था। और इस बिल से और क्या हुआ, जो सीरियल्स और पल्सेस है उनको असेंशियल कमोडिटीज में से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम हो रही थी, ये फ्रीडम दे रहा था कि भाई वो सेल एंड परचेज के लिए फ्रीडम दे रहा था फार्मर्स को। फिफ्थ पॉइंट की भाई फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 5 हेक्टेयर लैंड है उनको भी प्रमोट करा था। एंड 6 पॉइंट फाइनली ये सीरियल्स एंड पल्सेस जो है वो रिमूव हो गई थी आपकी एज एन असेंशियल कॉमोडिटी, ठीक है। तो ये सारे एम्स और फीचर्स वगैरह आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे एक्सप्लेन करने के बाद इस बिल के बारे में आप लिखोगे इस बारे में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्यों हुए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती थी, अब आपने गवर्नमेंट के व्यूज लिख दिए एम्स में। अब प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या सिचुएशंस हुई, फार्मर्स क्या कहते थे उनके ओपिनियन को भी आप लिखेंगे। तो फार्मर्स कहते थे कि उनकी अर्निंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, लोअर डाउन करेगा ये बिल, ठीक है। तो उस सारे प्रोटेस्ट के रीजंस को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पर इतना ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा आपको जो है एम लिखने हैं इनके, फिर थोड़ा सा आपको प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन के बारे में आपको बताना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर टॉपिक आ जाए ना कि आपको प्रोटेस्ट के बारे में ही लिखना है तो फिर आप पूरा प्रोटेस्ट, लेकिन इसमें सिंपली फार्म लॉस के बारे में पूछा है तो आप फार्म लॉस का पूरा एनालिसिस करोगे, ठीक है, उनके बारे में बताओगे। लेकिन इस पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, ये इवेंट्स हुए 15 अगस्त, ये आप लिखोगे, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन हुई गवर्नमेंट्स के बीच में फार्मर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनली रिपील कर दिया गया, कौन सी डेट को किया गया, ठीक है। तो आप वो चीज लिखोगे एंड देन फाइनली कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। अर्निंग्स को हर्ट करेगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, कोई इवेंट्स लिख सकते हो, क्या कम्युनिकेशंस हुई गवर्नमेंट के बीच में फार्मर्स के बीच में वो लिख सकते हो,
ठीक है, थोड़ा सा फार्मर्स का एक दो लाइन में आप ओपिनियन लिख सकते हो, वो क्या कहते थे। फिर आप एट द एंड कंक्लूड कर दोगे, कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो, ठीक है, कि रिपील होना सही था या नहीं था, जो भी आपके ओपिनियन है 5 से 6 लाइन में लिख दो। पर फिर से वही टिप कि भाई हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है आपको, या न्यूट्रल में लिख दो, ठीक है। सो आज हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वैसे आई गेस वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई है, बट स्टूडेंट डोंट वरी, काफी ज्यादा हेल्पफुल ही रही है ये वीडियो। अगर आप खुद से ढूंढते अगर आप खुद से ढूंढते ना बैठ के, सो आई होप आपका इससे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। बट मैंने आपको इसमें पूरा जो है 360 डिग्री मैंने आपको बताया, मैंने इसमें आपको स्टेटमेंट भी दी, कोट्स भी दी, पूरा डाटा भी दिया प्रॉपरली, ठीक है। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब अगर आप कोई आर्टिकल भी पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इनका, पूरी समराइज कर दिया मैंने आपको सिचुएशन के बारे में। अच्छा, आज की वीडियो में बस एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैक्सीनेशन का, ठीक है। वैक्सीनेशन ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द ऐसे टॉपिक्स में देखेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा डिबेटेबल इशू रहा है, अभी तक काफी चर्चा में है कि भाई कंपल्सरी करा जाना चाहिए वैक्सीनेशन, ये कंपल्सरी है नहीं है, कुछ लोग जो है नहीं लगवा रहे। तो वैक्सीनेशन लिटरेसी के बारे में, वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के बारे में, ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम पर्संस उनको ठीक नहीं लग रहा वैक्सीनेशन लगवाना। सम पीपल आर सेइंग कि कंपल्सरी करना चाहिए, ताकि जो है फैलने से रुके, इसका स्प्रेड रुके कोविड का, और जो है कम इफेक्ट कर पाए। तो सबके अलग अलग इश्यूज हैं, डिबेटेबल इश्यू है, तो इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा, ठीक है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लिटरेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, अलग अलग वर्ड से आपको आ सकता है, पर आपको मोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के बारे में उसी तरीके से फॉर्मेट में आप जाओगे। सबसे पहले आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने में आपको इसमें अब आप डिटेल दे दोगे कि कौन सी कंपनी है, एस्ट्रा जेनेका एंड भारत बायोटेक, ठीक है। तो आप लिखोगे ये 2 कंपनीज हैं जो कि वैक्सीनेशन बना रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैक्सीनेशन बना रही हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप आओगे कि भाई ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये कब जो है लॉन्च की गई, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिसको लॉन्च किया, और कब किया, 16 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये सबके लिए ओपन नहीं था, इसको किया गया कुछ फेजेस में। तो सबसे पहले जो आपके हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर नर्सेस वगैरह, उनके लिए खोला गया, उनको वैक्सीनेशन दी गई, उनको वैक्सीन लगाई गई। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में थे पेशेंट्स के, स्प्रेड का खतरा उनको ज्यादा था। फिर उसके बाद आपके जो पुलिस मैन वगैरह हैं उनको दी गई। फिर थर्ड पे आपके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन उन लोगों को दी गई, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको दी गई, ठीक है, जिनको डायबिटीज है या फिर आपके बूढ़े लोग हैं, अस्थमा वगैरह के, उन सब लोगों को दी गई। तो ये फेजेस में हुआ सारा काम, ठीक है। तो आप उन फेजेस को बताएंगे, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं जो इनकी कोविन की एप्लीकेशन है वो, उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे फाइनली वॉलेंटरी है। इंडिया में जो वैक्सीनेशन है दैट इज वॉलेंटरी, यानी कि आपकी मर्जी है, आपको जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन नहीं ठोक देंगे, वॉलेंटरी है इंडिया में। इस बात को याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है इंडिया के अंदर ये, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा डिबेट में है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि लोगों के ओपिनियंस आप लिख सकते हो कि ये सही भी है, इसमें आप राइट रॉन्ग लिख सकते हो कि ये वॉलंटरी है तो सही है, राइट भी है। रॉन्ग में आप लिख सकते हो गलत है, क्योंकि फिर स्प्रेड का खतरा बना रहेगा इंडिया के अंदर। राइट अगर आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स देम। ये सब आप चीजें लिख सकते हो इसके अंदर। सो इट्स वॉलेंट्री, इट्स गुड, इट्स नॉट मैंडेट, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकता है, किसी को सूट ना करे, क्योंकि किसी की डिजीजेस हैं उनके साथ उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो।
और कुछ इसके अंदर आप प्रॉब्लम लिख सकते हो, लिटरेसी लेवल की भी आप प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है। वैक्सीनेशन लिटरेसी देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, प्रमोशन करने चाहिए, सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको वॉलेंट्री वाले पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, राइट और रॉन्ग। फिर एट द एंड आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन आप 5 से 6 लाइन का लिखोगे, ठीक है। इट्स गुड, वेदर इट्स गुड, इट्स नॉट, वॉलेंट्री है तो ठीक है या नहीं है, तो 5 6 लाइन में आप इसको कंक्लूड कर दोगे। सो या तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे। हमने देखा बीफ बैन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में देखा। वुमेन रिजर्वेशन के टॉपिक को हमने अच्छे से एनालिसिस किया उसका। फिर हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देन हमने बात की फार्म बिल 2020। देन फाइनली वी मूव टू वैक्सीनेशन टॉपिक, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अभी भी मैंने 25 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 कवर किए हैं, तो पार्ट 2 के अंदर हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। बट इससे पहले मैं एक और टिप देना चाहूंगी राजस्थान एंड हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को, स्पेशली राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं राजस्थान जुडिशरी के अंदर, आप याद रखिए कि राजस्थान के अंदर कोई ना कोई ऐसा ऐसे जरूर आता है जो राजस्थान के कल्चर के बारे में जो होता है। तो आप एक बार राजस्थान के कल्चर के बारे में जरूर पढ़ लें। और हरियाणा वाले को भी वालों स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलूंगी, दोनों स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स अपनी स्टेट के बारे में थोड़ा सा एक बार नजर मार लें कि स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, क्या कल्चर है आपके स्टेट का, राइट। क्या अभी हाल ही में कोई पॉलिसीज हुई हैं, कोई इवेंट्स हुए हो वुमेन को लेके, कोई पॉलिसीज बनी हो बच्चों को लेके, कुछ भी ऐसी चीजें इवेंट्स हुई हैं, तो अपनी स्टेट का भी आप थोड़ा सा नजर में रखिए। राजस्थान वाले तो स्पेसिफिकली बोलूँ राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनमें तो आता ही है, लेकिन हरियाणा वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत अपनी स्टेट का देखते रहे, ठीक है। और बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी ये वीडियो है, सबके लिए है ये टॉपिक्स तो जो मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन राजस्थान और हरियाणा को स्पेसिफाई मैं इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका मेंस अभी आने ही वाला है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। अब हम बाकी के ऐसे टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। सो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स, अगर आपकी हेल्प हुई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हो मेरे को। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, तो आप लिख सकते हो कमेंट में। और मेरे गाइडेंस के लिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो के लिए को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।